दोस्तों एक लड़का जो कि अपनी पढ़ाई में व्यस्त हुआ पड़ा था, बड़ा ही टैलेंटेड लड़का। और वह जब अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है, दोस्तों एक लड़का जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लड़का था, वह लड़का अपनी पढ़ाई में लगा तो हुआ है, अचानक उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है। अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोन उठाते ही वह पूछता है कि बोलो कैसी हो तुम और क्या चाहिए। अब तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहने लगती है, थोड़ी सी मायूस आवाज़ है, और कहती है कि आज उसका मन नहीं लग रहा है, दरअसल उसको तुमसे मिलना है। और इस बात को सुनकर वह लड़का कहता है कि क्यों नहीं, बिल्कुल मिलिए भाई, अब हम तुमसे मिलना ही चाहते हैं, तुम हमसे मिलना चाहती हो तो फिर ना करने की तो कोई बात ही नहीं है, बोलो कहाँ आना है। अब तो वह लड़की उससे कहती कि हाँ आप यहाँ पे आ जाओ जहाँ पर वह नौकरी किया करती है। दरअसल वह लड़की उसको अपने पास बुलाना चाहती है, लेकिन वह लड़का वहाँ जाता है, अपने पिता से झूठ बोलता है कि उसका एक एग्ज़ाम, उसको एग्ज़ाम देने जाना है, वह 6 तारीख तक वापस लौट आएगा। लेकिन वह लड़का वापस लौट कर नहीं आता है। लेकिन वह लड़का उस लड़की के पास गया तो है, उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिलती है। आखिर वह लड़का कहाँ गया, किसके पास गया। जब वह लड़का अपने घर नहीं लौटा, फिर तो उसका पिता यानी कि पुलिस स्टेशन जाता है, अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाता है और उनको बताता है कि उनका बेटा 4 नवंबर की रात से गायब है। आखिर वह कहाँ पर गया है उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अब तो पुलिस उस लड़के को खोजने में जुट गई है और अब पुलिस के सामने ऐसे ऐसे अहम मतलब कि जो मामले हैं वो सामने आने लगते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे खुलासे सामने आते हैं कि खुद पुलिस के भी हाथ पैर काम चाहते हैं। आखिर पुलिस ने ऐसा क्या देखा, क्या जाना, आप पूरे इस मामले को जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों आइए जानते पूरे मामले में क्या क्या हुआ है, कैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी को धोखा दे रही थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हमको फेसबुक पर भी फॉलो अवश्य कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है चूरू राजस्थान से। दोस्तों चूरू मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि यह जो जगह है यह शुरू तो होती है जोधपुर से। दरअसल ये जो मामला है यह शुरू तो होता है जोधपुर से, लेकिन ये ख़त्म होता है चूरू राजस्थान में जाकर। दरअसल यहाँ पर एक लड़का रहा करता है, उसका नाम होता है नितेंद्र, जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लड़का है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करने वाला लड़का। यानी कि हर कोई उस लड़के के बारे में यही बताता है कि ये जो लड़का है यह कोई ना कोई बड़ी जो सरकारी नौकरी है उसको पास कर ही लेगा, क्योंकि वो लगातार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता रहता है और छोटी मोटी नौकरी को तो वह मना ही कर देता है। दरअसल उसका भी सपना बड़ी नौकरी पाने का होता है। उस समय जब वह अपनी पढ़ाई उस तैयारी में लगा होता है, उसी समय उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है। ये लड़की भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रही होती है और जब उस लड़की से उसकी मुलाकात होती है तो नितेंद्र जान पाता है कि उस लड़की का नाम ममता है। ममता जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर है, काफ़ी हष्टपुष्ट शरीर की मालकिन, बहुत ही अच्छे ढंग से हंसने वाली, खिलखिलाने वाली और हंस हंस कर बात करने वाली। कहीं ना कहीं वह नितेंद्र राज भी उस लड़की की बातों में आ जाता है और अब तो वो दोनों यानी कि एक दूसरे से अपने अपने प्यार का इजहार कर बैठते हैं और फिर तो उनका जो प्रेम प्रसंग है वो शुरू हो जाता है। लेकिन अब तो उस लड़की का नंबर आ जाता है राजस्थान शिक्षा विभाग में, वह एक टीचर बन जाती है और अब उसकी जो ड्यूटी है वह चूरू राजस्थान में लग जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर ममता उस लड़के से दूर हो गई। दोस्तों ये जो लड़का है यह तो रहने वाला जोधपुर का है और यहाँ पर ये लड़की तैयारी भी किया करती है, लेकिन अब जब इसकी ड्यूटी वहाँ पर लग जाती है यानी कि चूरू राजस्थान में उसकी नौकरी लग जाती है, तब से ही वह लड़की वहाँ यानी कि चूरू में अपनी ड्यूटी दिया करती है। यहाँ पर वह लड़का जब भी उसको मौका मिलता वह अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए यानी कि अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुँच जाया करता है चूरू में। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ होटलों में घंटों घंटों टाइम बिताया करते हैं। यहाँ पर जो लड़का नितेंद्र है वह अपने पिता से झूठ बोलने लगा था। दरअसल वह अपने पिता से यह झूठ बोलता कि वह किसी एग्ज़ाम को देने के लिए कहीं बाहर जा रहा है, लेकिन वह एग्ज़ाम का बहाना बनाकर अपनी प्रेमिका से मिलने जाने लगा था। यहाँ पर अब उसका एक बड़ा एग्ज़ाम आ गया था, इस वजह से अभी उसने 2 महीने से उस यानी कि अपनी प्रेमिका के पास जाने से इनकार कर दिया था और कह दिया था कि वह उस टेस्ट को देने के बाद ही तुमसे मिलेगा। उधर वह जो ममता है वह ममता अकेली रह गई थी और कहीं ना कहीं वह भी अपने साथी के रूप में किसी न किसी को
ढूंढ रही हो। जयकरण मीना जो कि काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है, अब तो वह जो लड़की है यानी कि ममता उस जयकरण से बातचीत करने लगती है। यहाँ पर उन दोनों की साथ में बैठकर लंच करना भी होता है, दोनों की एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बातें भी होती है और उन्हीं बातों के चलते कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को चाहने लगते हैं। भाई नई चढ़ती हुई उम्र है, वहाँ पर आदमी बहक तो जाता है और बस वह जो ममता जिसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था, उस बॉयफ्रेंड को छोड़कर यानी कि जयकरण के साथ अपना प्रेम प्रसंग चला लेती है। अब जयकरण और जो ममता है वो जब तक स्कूल में है वहाँ पर भी खूब मौज मस्ती किया करते, लेकिन अब वो तो स्कूल से निकलने के बाद यानी कि अपने घर में नहीं जाते, होटलों में मौज मस्ती किया करते। अब जयकरण कमाई का तो कोई वही नहीं है, भाई सरकारी नौकरी है, काफ़ी अच्छे पैसे आ रहे हैं, उधर ममता के पास भी खूब पैसे आते हैं और वो दोनों एक होने का निर्णय कर लेते हैं। लेकिन एक दिन जब वह जयकरण और ममता एक होटल में मौजूद होते हैं, अचानक जयकरण ममता के उस फ़ोन को उठा लेता है और उस फ़ोन में अपने और ममता के फ़ोटो को देख रहा होता है। उन फ़ोटो को देखते ही अब तो जयकरण गुस्से में आ जाता है और भड़क उठता है ममता के ऊपर और ममता से कहने लगता है ये लड़का कौन है। दरअसल अब तो वह ममता बताती है कि यह उसका पास्ट है। दरअसल यह लड़का नितेंद्र राज है, यह पढ़ाई लिखाई में तो खूब अच्छा है, लेकिन वह उस लड़की उससे जब पढ़ाई करती थी तब तो उससे प्यार कर बैठी, लेकिन अब वह उससे यानी कि कोई बातचीत नहीं करती और वह उससे ना तो मिलना चाहती है ना ही उससे प्यार करना चाहती है। लेकिन ये जो बात है ये जयकरण के दिमाग में बहुत बड़ी भूमिका बना कर, लेकिन दोस्तों जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है अब तो जयकरण उस ममता से कहने लगता है कि उसको वह लड़का नहीं चाहिए। दरअसल जयकरण के दिमाग में एक अलग ही फितूर था, क्योंकि वह सोच बैठा था कि यदि इस लड़के नितेंद्र राज ने कोई बड़ी परीक्षा पास कर ली फिर तो ममता उसके साथ नहीं रहेगी, वह उसको छोड़ देगी और फिर दोबारा से नितेंद्र राज के पास चली जाएगी। अब इस बात के बारे में सोचता तो है वह जयकरण, वह अब उस ममता को अपनी बातों में लेता है और फिर यानी कि 4 नवंबर 2023 को फ़ोन किया जाता है उस नितेंद्र के पास ममता द्वारा। ममता फ़ोन करके अब नितेंद्र को अपने पास बुलावा भेजती है, उससे कहती है कि यार काफ़ी टाइम हो गया जब वो एक दूसरे से मिले ही नहीं है, उनका ऐसे मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, कोई बात नहीं आप यहाँ आ जाओ, वो दोनों जी भर के प्यार करेंगे। अब इस बात को सुनकर जो नितेंद्र है वह भी बड़ा बेसब्र था, वह अब निकल पड़ता है अपने घर से और अपने पिता से कहकर आता है कि उसका एक एग्ज़ाम है, वह उस एग्ज़ाम को यानी कि देने के बाद ही 6 तारीख को वापस लौटेगा। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि वह वहाँ पर जा तो रहा है लेकिन वापस नहीं लौटेगा। यहाँ अब तो जो नितेंद्र है अपनी प्रेमिका ममता के पास पहुँच जाता है, ममता उस पर पूरा प्यार लुटाती है, बड़े ही तसल्ली से वो दोनों एक दूसरे से मिलते भी हैं और यहाँ पर अब तो ममता उससे कहती है कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। अब दोस्तों जैसे कि वो लोग एक मतलब कि ऐसी सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर उन दोनों के बीच में यानी कि प्यार होने वाली बातें तो हो रही होती हैं, अचानक से वहाँ पर जयकरण आ जाता है और दोस्तों जयकरण अपनी प्रेमिका यानी कि ममता के सहारे से उस लड़के के गले को घोट दिया जाता है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके जो शव होता है उसको जला भी दिया जाता है। लेकिन जब उसका शव पूर्ण रूपेण नहीं जल जाता है तब वो लोग यहाँ पर एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में उस लड़के को दफना देते हैं। अब तो वो लोग वहाँ से गायब तो हो गए, लेकिन यहाँ पर ना तो किसी के पास कोई सबूत है ना ही किसी के पास कोई जानकारी है। यहाँ पर वह लड़का नितेंद्र यानी कि अपने घर से निकला तो है लेकिन वापस अपने घर नहीं पहुँचा है। लेकिन वह क्यों नहीं पहुँचा है, उसका जो पिता है जब उसकी रिपोर्ट दर्ज कराता है पुलिस स्टेशन में तो पुलिस अब पूरी खोजबीन करती है। उसी खोजबीन में पता चलता है कि जो वह लड़का नितेंद्र है उसका फ़ोन ऑन होता है और दोस्तों वह जो फ़ोन ऑन होता है वह फ़ोन होता है हर राजस्थान रोडवेज का जो बस कंडक्टर होता है उसके द्वारा। जब उसके पास पहुंचा जाता है उससे पूछा जाता है तो पता चलता है कि ये जो लड़की है इस लड़के के साथ यहाँ आई तो थी लेकिन ये लोग यहाँ से उतर के भी चले गए, लेकिन इस लड़के का ये फ़ोन शायद यहाँ पर रह गया था। अब उस बस कंडक्टर ने वो फ़ोन तो पुलिस को सौंप दिया, लेकिन वह लड़की कौन है। अब उस लड़की के बारे में जब पता चलता है यानी नितेंद्र की जो लास्ट कॉल खंगाली जाती है उसमें पता चलता है कि लास्ट कॉल उसकी ममता के पास थी। अब ममता के पास फ़ोन किया जाता है तो ममता बताती है हाँ ठीक है वो उनका दोस्त था और वह दोस्त होने के नाते उससे मिलने आया था लेकिन वह यहाँ से जा चुका है, इसके अलावा वह कुछ ज़्यादा
नहीं जानती है। अब तो उस नितेंद्र राज की जो सीडीआर रिपोर्ट है उसमें कोई और मुख्य जानकारी नहीं होती है, ना ही कोई नंबर होता है। अब यहाँ पर किसी के पास कोई भी जानकारी नहीं होती है। पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा थक हार कर वापस चुपचाप अपने थाने में आकर बैठ जाती है। लेकिन वहाँ पर अब एक ऐसी घटना घटित होने वाली थी जिसको जानकर आप लोग दंग रह जाओगे। दरअसल वहाँ पर एक जो कुत्ता होता है, जनरली आम कुत्ता, उसको एक अजीब सी खुशबू आती है। वह एक मिट्टी के पास जाता है, वह उस मिट्टी को खोदने लगता है और फिर खोदते खोदते उस मिट्टी में से वह निकालता है एक इंसानी खोपड़ी। अब जैसे वह खोपड़ी बाहर आई है, अब उस खोपड़ी को देखकर जो आसपास के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं, अरे ये यार कहाँ से निकाल आया। हो सकता है भाई किसी का बच्चा वगैरह जिसका शरीर पूरा हो गया हो, उसको मिट्टी के अंदर दफना दिया गया हो। लेकिन यहाँ पर उस जो खोपड़ी है उसका आकार बड़ा था, लेकिन उस खोपड़ी वगैरह जो जहाँ से बरामद हुई थी उसको निकाला था, उसको वापस उसी में दफना दिया जाता है। अब ये मामला तो क्लोज हो गया है, लेकिन वो जो लोकेशन होती है वह लोकेशन होती है चूरू की, और चूरू में ही लास्ट लोकेशन थी उस लड़के नितेंद्र राज की। अब तो पुलिस कहीं ना कहीं सोचने लगती है कहीं ऐसा ना हो भाई ये जो खोपड़ी मिली है ये नितेंद्र की हो। अब दोस्तों पुलिस यहाँ आती है, फिर वह जो मिट्टी है जहाँ से वो दफनाया गया था वहाँ से निकाला जाता है तो पूरा नरकंकाल मिलता है। अब उस कंकाल को लेकर जब एफएसएल की टीम लेकर जाती है और उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है, तब जाकर मालूम चलता है कि ये जो लड़का है ये लड़का नितेंद्र राज ही था। अब दोस्तों वहाँ पर उसका नरकंकाल तो मिल गया, लेकिन अब पुलिस इस बात को सोचने में बड़ी ही परेशान है कि यार अब इससे मतलब इस लड़के के साथ इतना बुरा काम किसने किया है, क्योंकि यहाँ पर सारी रिपोर्ट आ गई है कि इसका गला घोट कर हत्या की गई है, इसको जला भी दिया गया है और इसका शरीर यहाँ पर दफना भी दिया गया है। अब पुलिस ढूंढ रही होती है, खोज रही होती है कि आखिर किसने ये उस लड़के के साथ बुरा काम किया है। पुलिस अब उस बस कंडक्टर की बात को मानती है, उस जो नितेंद्र के पिता की भी बात मानती है और कहती है कि यहाँ पर उस लड़की ममता को दोबारा बुलाया जाए, क्योंकि जो कॉल डिटेल थी उसमें भी ममता का नंबर मिल रहा था। अब ममता को जब बुलाया जाता है पुलिस थाने, तब उससे जब कड़ी पूछताछ की जाती है तब जाकर यह अहम खुलासा सामने आता है कि हाँ उस जो ममता के साथ ये जो लड़का है यह प्रेम प्रसंग में था। लेकिन ममता के साथ एक और आदमी जयकरण नाम का लड़का भी प्रेम प्रसंग में होता है। अब उन दोनों की यानी कि ऐसी खबर यानी कि दोनों की जो बात है ऐसी प्लानिंग बनती है, वो लोग ऐसी प्लॉटिंग करते हैं, उसके तहत ही उस लड़के यानी नितेंद्र की हत्या कर दी जाती है। यानी कि नितेंद्र को वहाँ पर बुलाया जाता है, प्लान के अनुसार उसको सुनसान जगह पर ले जाया जाता है, फिर उसका गला दबाकर हत्या की जाती है, फिर उसको जलाया भी जाता है, उसके बाद उसकी जो बॉडी है उसको दफना दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अब वो जो लड़की है ममता, वह अब सलाखों के पीछे, उसके साथ ही उसका जो प्रेमी यानी कि जयकरण मीना है वह भी सलाखों के पीछे है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो लगता है कि भैया आज के समय पर समय काटना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और हाँ एक और अनोखी बात कि शातिर कोई भी अपराधी कितना शातिर या बुद्धिमान क्यों ना बनता हो, उसको एक ना एक दिन अपने आप को पुलिस के हवाले करना ही पड़ता है। कानून उस पर अपना जब शिकंजा कसता है तो उसकी पूरी हवा निकाल देता है और उसको बता देता है कि कानून भी कोई चीज़ तो है, और वह जब है तो वह अपना निर्णय करने में, अपना न्याय करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। यहाँ पर ममता और ममता के आशिक जयकरण ने काफ़ी कुछ बचने की पूरी प्रयास तो किया, लेकिन यह मामला खुल तो गया है और अब लगातार उनके जो सुनवाइयाँ हैं वो चल रही हैं और वो लोग अभी भी सलाखों के पीछे ही हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।